ये इलेक्शन अच्छा। कमीशन आप इंडिया आप देख लेना, ये भागता हुआ ना घूमे तो मैं क्या बताऊं, आपके चैनल के मैं माध्यम से बोल रहा हूं, पूरे एक एक चीजों का डेटा आएगा। एक हम्म, एक आप देखिए, एक लोकसभा की वजह से पूरा देश में हाहाकार मचा हुआ है। नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर के धुआंधार बहस हुई। कपिल सिब्बल और योगेंद्र यादव जैसे वरिष्ठ लोगों ने एसआईआर को रद्द करने को लेकर के अपने अपने तर्क दिए। सुप्रीम कोर्ट में योगेंद्र यादव की तारीफ भी हुई। तो क्या कुछ हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि आज का जो दिन रहा वो बेहद जरूरी दिन रहा। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील आज नरेंद्र नाथ मिश्रा जी हैं। सीधे उनके पास ही चलते हैं। नरेंद्र जी, बड़ा गहमा गहमी वाला दिन रहा आज सुप्रीम कोर्ट में। क्या कुछ हुआ, जरा विस्तार से दर्शकों को बताइएगा। पहले तो मैं आपके माध्यम से, आपने मुझे इजाजत दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी पत्रकारिता को हम हमेशा सलाम करते हैं। जिस तरह से आप भारत देश की आवाज बनी है, और बहुत सारे जो गरीब और जमीन से आने वाले पत्रकारिता करना भी चाहते हैं, वो आपको उदाहरण स्वरूप बड़ा उदाहरण मान के भी चलते हैं, मुझे वो अच्छा भी लगता है। थैंक यू सो सब, मच। हाँ, थैंक यू के साथ में आप हमेशा तारीफ के काबिल हैं, इसमें आपके और आपकी पूरी टीम। आज जो भारत देश में जो आवाज थी, जो भारत देश में बहुत दिनों तक, आपको पता है कि इलेक्शन का जो प्रोसेस था, लिंग दो जब आते हैं उसके पहले से आपने देखा कि वोटर आईडी कार्ड का एक प्रोसेस शुरू हुआ। वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मृत प्रमाण पत्र, इसके साथ में राशन कार्ड, दुनिया भर के आइडेंटिटीज के अलग अलग टाइम पर अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बनाए गए। बट देयर इज द इशू इज हियर कि दीज डॉक्यूमेंट्स आर द नॉट एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर वोट कास्टिंग, यानी चुनाव की प्रक्रिया में वोट डालने के लिए इनको भी सफिशियंट और पर्याप्त नहीं माना गया। इसके आधार पर 65 लाख लगभग जो वोट हैं, वो 65 लाख वोटर्स के नाम को बिहार से एसआईआर के आधार पर डिलीट कर दिया गया। इलेक्शन हम्म। कमीशन ऑफ इंडिया कुछ लोगों को यह बताने की शुरुआत कर दी कि कुछ लोग नहीं पाए गए, कुछ लोगों को मृतक घोषित कर दिया गया, कुछ लोगों की क्रॉस वोटिंग हुई। अब इसके आधार पर सवाल यह उठता है, जिनमें उन्होंने अलग अलग डेटास को जारी करके अलग अलग तरीके से प्रश्नों में भी आए, आज की दलीलों में भी था, और हमारे आपके माध्यम से आम जनता तक के लिए प्रश्न भी है यही। सारे लोगों को आपके माध्यम से मैं बताना भी चाहता हूं, पूछना भी चाह रहा हूं। जब ये इन्होंने बोला कि लगभग 7 लाख के आसपास ऐसे वोटर हैं जो मृतक हो गए, मैंने मान लिया आपके 7 लाख हैं। 7 लाख जो वोटर हैं वोटर लिस्ट में, आप जी। खुद बताइए, सारे लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या उनका कोई डेथ सर्टिफिकेट जारी है कि इतने लोग ये वोट में जो है वो उनकी डेथ हो गई? दूसरा, हम्म। इसके साथ में जो लोग 32 लाख के आसपास में, कुछ डेटा ये पब्लिश कर रहे हैं कि 32 लाख ऐसे वोटर हैं जिनके बारे में कोई इनको कोई सूचना ही नहीं है। और इसके साथ में 32 लाख के साथ में इन्होंने बोला 22 लाख, सॉरी बाई मिस्टेक मैंने बोला 22 लाख वोटर मर गए, 35 लाख हम्म। वोटर गायब हो गए, 7 लाख वोटर ऐसे हैं जो 2 बार पंजीकरण हो रहा है, यानी डबल मतलब रजिस्ट्रेशन है। सवाल यह उठा कि ये के सारे क्या लोकसभा के भी चुनाव में यही तो वोटर रहे होंगे, यही सारे लोग रहे होंगे, तो क्या इसका मतलब चुनाव की प्रक्रिया गलत थी? अब आ रहा हूं एसआईआर पर आपके। हम्म। अब यहां पर जो आज के सवालों पर हुआ, अब ये सारे सवालों के साथ में इस प्रकार से जो भी गलतियां हैं, इलेक्शन कमीशन ने आज एफिडेविट में अपने ये कह दिया कि इतने बड़े चुनाव की प्रक्रिया में ऐसी गलतियां होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हाँ। मृतकों को जीवित दिखाना, पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर वन। अब मैं हम्म। आ रहा हूं आज के सीधा उस पे आर्गुमेंट पर, पॉइंट नंबर हम्म। वन पर हूं। क्या जो भारत देश में चुनाव की प्रक्रिया है, उस चुनाव की प्रक्रिया में मृतकों को जीवित दिखाना, जीवितों को मृतक घोषित किया जाना, यह किया जा सकता है, ऐसा बोला। पर यह भी बोल रहे हैं कि इसमें सुधार भी किया जा सकता है, पॉइंट नंबर वन। अर्थात यह स्वाभाविक नेचर है, स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत एक प्रक्रिया है, अर्थात 65 लाख जो इस तरह से डेटा आ रहे हैं, ये इनके स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत के एक अंतर्गत के एक बिंदु है। इनका कहना यह है, और इसका सुधार किया जा सकता है, ये कहना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट इन्होंने जो बोला, कोर्ट में जो वोटर संख्या है, कोर्ट ने सीधा सीधा बोला कि जो वोटर संख्या 65 लाख के आसपास आपने डिलीट किया है, वो वोटर लिस्ट हमारे पास तो है ही है, और आप हम्म। इस वोटर लिस्ट में जरा भी छेड़छाड़ भी नहीं करेंगे। हमारे हम्म। बिना इजाजत के आपको वोटर लिस्ट में कोई भी परमिशन नहीं होगी कि आप 65 लाख जो वोटर हैं उनको आप जरा भी छेड़छाड़ करेंगे, कट करेंगे। ये पॉइंट नंबर टू, ये कोर्ट की तरफ की दलील है। अब हम्म। इसके बाद में तीसरी आ रही है, इन्होंने नागरिकता के आधार पर जो चीजें हैं, नागरिकता जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट भी है, नागरिकता 1935 का एक एक्ट है, और 1956 में जब आप आएंगे, भारत देश का संविधान जब बन जाएगा 1950 में, उसके बाद आप देखेंगे नागरिकता के एक प्रॉपर क्लॉज है। उस क्लॉज में स्पष्ट किया गया है कि भारत देश का नागरिक कौन माना जाएगा और कौन नहीं माना जाएगा, उसके बिल्कुल। बारे में लिखा हुआ है। 1 जुलाई से लेकर के फिर उसके बाद उसके पिताजी यहाँ के होने चाहिए, वो बहुत बड़ा व्यापक शब्द है।
पॉइंट नंबर 2 में कोर्ट ने बोला कि आधार कार्ड को हम मान सकते हैं कि मान लिया मैंने कि यह भारत देश का नागरिकता के रूप में निर्णायक प्रमाण पत्र नहीं है, इट इज नॉट फाइनल डॉक्यूमेंट्स। अर्थात इसका मतलब कि नागरिकता के लिए जो प्रमाण पत्र आप प्रस्तुत करती हैं, उस प्रस्तुतिकरण में आप आधार कार्ड को ही पेश कर दे और उसके आधार पर यह मान लिया जाए कि यह फाइनल डॉक्यूमेंट्स है, तो यह भी सत्य नहीं है। अर्थात इसके लिए रिलाय डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो रिलाय डॉक्यूमेंट्स में क्या होते हैं, जैसे पासपोर्ट होता है और विभिन्न प्रकार के ओरिजिनल जो गवर्नमेंट के भारत देश के गवर्नमेंट जारी करते वो है। अब आ रहा है इनका क्वेश्चन नंबर, जो आज कोर्ट की बातें मैं सीधा रख रहा हूं आपके साथ। पॉइंट हाँ नंबर जी। 5 आ रहा है। पॉइंट नंबर 5 नेक्स्ट आ रहा है, अर्थात आधार कार्ड को सर्वोपरि नहीं माना गया आज की दलीलों पर। दूसरा मैंने जी। आपसे जो बिंदु रखा, कोर्ट ने बोला कि जो वोटर लिस्ट है 65 लाख, उसको आप जरा भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तीसरा जो मैंने आपसे बोला कि कुछ भी गलतियां, इलेक्शन कमीशन ने बोल कबूल कर लिया कि कुछ भी गलतियां हो सकती है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, सुधार किया मृतक जा को सकता जीवित है। और जीवित को मृतक किया जा सकता है और हम्म। उसको हम सुधार कर सकते हैं। पॉइंट 3। हम्म। पॉइंट नंबर 4 है इसके बाद, जो वोटर लिस्ट की आपको सब कुछ पता है और उसमें 25 जून से जो 26 जुलाई तक के लिए जो फॉर्म भरने की आखिरी तारीखें तय की गई थी, उसमें आपको सारी चीज, और 1 अगस्त को जो फाइनल वोटर लिस्ट एक बनाई गई थी पूरा प्रिपरेशन करने के लिए, उसके बाद में 1 अगस्त से 1 सितंबर तक कोई भी ऑब्जेक्शन किसी के पास है तो ऑब्जेक्शन भी रिमूव कर सकता था। पर सवाल यह है कि जब इतनी बड़ी गड़बड़ियां हैं, इतने बड़े व्यापक लेवल में गड़बड़ियां हैं, तो ये सारे टाइमिंग को एक्सटेंड किया जाए, यह भी आज के दलील पर रखने वाले बिंदुओं में से एक अहम था। पर कोर्ट ने ये सारी चीजों को लेकर के बोला, जब इलेक्शन कमीशन ने यह बोल दिया कि ये गड़बड़ियां होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया का नेचर है, तो कोर्ट ने ठीक है कोई बात नहीं, अब आप इसको सुधार करिए, सुधार करके हमारे पास, पर ध्यान रखना है कि आपको कोई भी नाम काटना भी नहीं है, सुधार हम्म। प्रक्रिया आप रखेंगे आगे। दिस इज द कंटिन्यू। अब इसके बाद में कोर्ट में जो आज पिटीशन थी, एक मनोज झा जी की है, आपको पता है, इसके साथ में योगेंद्र यादव जी भी हैं, और इसके जी। साथ में है ना, और बाकी के प्रक्रिया में नेक्स्ट हियरिंग पर कोर्ट ने रख लिया है। अब हम्म। सवाल आ रहा है, मैं सीधा आ रहा हूं अब आपके एसआईआर से जुड़ा हुआ मुद्दा जो जी। आपने हमसे पहले प्रश्न में पूछा है, उसके बारे में बात करना चाहता हूं। जस्टिस सूर्यकांत के ही बेंच में, ये भी मैं बोल देना चाहता हूँ, जस्टिस सूर्यकांत के बेंच में ही मैटर था। और जयमाला बख्शी जो वेस्ट बंगाल के जी। जज हैं, वो आए अभी सुप्रीम कोर्ट में आ गए, इन्होंने ही पूरी सुनवाई की है। अब सवाल आ रहा है सीधा, मैं कम टू द पॉइंट आ, मैं एक नई पिटीशन के साथ में भारत देश के सामने, आपके सामने मैं आज उसको डिस्क्लोज भी कर रहा हूँ, शायद मैं नहीं भी करने वाला था। मैंने इस बार प्लान बनाया था कि इस बार कुछ अच्छा करके फिर करेंगे। मेरी पिटीशन ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने विभिन्न प्रकार के डेटास को जारी करके बोल रहा है, एक तो 22 लाख वोटर मर गए, पहला पॉइंट हम्म। है इसी में जो मैं हाँ करने जा रहा हूं या मैंने जो किया है। 22 जी। लाख वोटर मर गए, 35 लाख वोटर गायब हो गए। बड़ा एथेंटिक डेटा दे रहा हूं, ध्यान रखना प्रज्ञा जी, शायद आपके पास हो या ना हो, मैं नहीं जानता हूं। सात हम्म। लाख वोटरों का 2 बार पंजीकरण हो गया है। अब हम्म। सवाल यह है कि जब 22 लाख वोटर मर गए, तो उनका क्या डेथ सर्टिफिकेट जारी हुआ है? दिस हम्म। इज पॉइंट नंबर 1 ऑफ दिस क्वेश्चन। पॉइंट नंबर हम्म। 2 ऑफ दिस क्वेश्चन, जून में 2024 में फाइनल राउंड का जो है तो पूरा पार्लियामेंट का चुनाव खत्म हुआ है। बिहार में 7 चरणों का चुनाव हुआ। क्या ये हम्म। 22 लाख जो वोटर मरे थे, इनको भी इनके वोटर लिस्ट में सम्मिलित किया गया था, या इनसे वोट डलवाया गया था, या हाँ। किसने वोट डाला था, और डाला तो किस बीएलओ पर कितनी कार्रवाई या किस प्रोसीडिंग ऑफिसर पर कितनी कार्रवाई की गई? पॉइंट नंबर, बिल्कुल। इसका पॉइंट नंबर 1 का ये सब पॉइंट्स थे। अब पॉइंट नंबर हम्म। 2 पर आ रहा हूं, जो हमारे पिटीशन के पार्ट में है। 35 लाख वोटर गायब हैं। जब 35 लाख वोटर गायब हैं, तो आपका सवाल यह भी अच्छा होना चाहिए, मुझे लगता है कि फिर बिहार में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, तो ये 35 लाख वोटर में कितने वोटर ऐसे थे जो वोट डाले हैं? क्या बिल्कुल। एक ही साल के अंदर में सारी चीजें आ गई? हम्म। क्या वो फिर से दोबारा आ गए वहां पर, अब आपका एसआईआर आ गया? ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन इसके साथ में मेरा था कि 7 लाख वोटरों के ऐसे हैं जो 2 बार पंजीकरण हो रहे हैं। तो हम्म। सवाल यह भी है कि जो राहुल जी ने प्रश्न उठाया है पूरे पार्लियामेंट में, और आपने देखा है कि अखिलेश यादव के साथ में कंधे से कंधे मिला करके भारत देश की अपोजिशन लीडर पूरा कंधे कंधे मिला करके पार्लियामेंट से लेकर के, आपने देखा जी। होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस तक, धरती पुत्र के साथ में जिस तरह से कल उन लोगों ने दिखा है, पूरा भारत का नेतृत्व की पूरा विपक्ष एक देश की आवाज बन के पार्लियामेंट की सड़कों में घूम रहा है। 300 हम्म। सांसद जिस देश के खड़े हो, आपको खुद पता है कि 545 की कैपेसिटी ही भारत की, राज्यसभा लोकसभा के इतने सांसद रास्तों में हैं। तो यही सवाल है कि जिन मल्टीपल वोटर्स
जो राहुल जी ने 5 प्रश्न उठाए थे वो हमारे प्रश्न से अगला जुड़ा हुआ है। उन्होंने बोला कि 0 नंबर हाउस है, मान लीजिए, तो 0 नंबर हाउस का जो कर्नाटका बेंगलुरु का उन्होंने एग्जाम्पल दिया किसी कंसर्न विधानसभा का, वहां पर आपको पता है कि 0 नंबर हाउस किसी नंबर हाउस का होता ही नहीं है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर शुरू होता है, तो 80 वोटर वहां कहां से लिस्ट हो गए, पहली बात। तो इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, यानी बिहार में इलेक्शन कमीशन ने माना हुआ है इस चीज को। दूसरा, इसके साथ में, इसी के साथ में दूसरा, जब ये सारी प्रक्रिया हुई तो 40 लोकसभा सीटें हैं बिहार में, तो दोबारा चुनाव भी करा दीजिए। विधानसभा के साथ में लोकसभा की भी 40 सीटों का चुनाव करा दीजिए आप, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। या देयर इज अ टू क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू यस। या तो आप इलेक्शन कमीशन का एसआईआर वाला डेटा सही है तो पुराना डेटा गड़बड़ था, या पुराना वाला डेटा सही था तो नया वाला डेटा गड़बड़, अर्थात 65 लाख सही है। यदि मैंने मान लिया कि 65 लाख गड़बड़ियों से आपने, मैंने मान लिया, सपोज कर लिया कि सही है, आपने काट दिया, तो फिर 65 लाख पुराना जो 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ है वहां पर गड़बड़ था। और यदि वो वाला सही था चुनाव, आपने सही प्रक्रिया को संचालित किया है, देश की जनता के साथ आर्टिकल 324 का आपने कंप्लायंस किया है, आर्टिकल 19(1)(g) का आपने किया है, तो फिर ये वाला लोग, ये विधानसभा का आप चुनाव गड़बड़ करा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो है, तो ये भी होना चाहिए। अब यही कह रहे हैं, मैं कह भी नहीं रहा हूं 65 लाख की गड़बड़ी, यही बता रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, न प्रज्ञा जी कह रही हैं, न तो जी भारत जी देश का कोई नागरिक, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिल्कुल कह सही रहा है। बात है। करेक्ट, वही कह रहा है, उन्हीं के डेटा पर मैं बात कर रहा हूं। ये हमारे पिटीशन का फर्स्ट पेयर है, अर्थात लोकसभा और विधानसभा का चुनाव दोनों साथ में कराया जाए, पहली प्रेयर थी। प्रेयर नंबर 2 पे बात कर रहा हूं। डिजिटल डेटा राहुल जी मांग रहे हैं, पूरे भारत देश में इसकी बड़ी लंबी आवाज है। डिजिटल डेटा, डिजिटल डेटा, सब लोगों के मन में भी आते होंगे प्रश्न, मैं आपके माध्यम से 1 मिनट में उसको बताए भी दे रहा हूं, उसका मतलब भी क्या है। डिजिटल डेटा का मतलब ऐसे समझिए कि मान लीजिए भारत देश में 140 करोड़ आबादी है। अब मान लीजिए भारत देश में वोटर लिस्ट की एक पूरा एक डेटा है, और उस जी डेटा में ऐसा समझिए कि मेरा मध्य प्रदेश, मान लीजिए रीवा घर है, तो रीवा मध्य प्रदेश के टोटल मान लीजिए 5 करोड़ वोटर हैं। 5 करोड़ वोटरों को वो डिजिटल डेटा का, मान लीजिए इनको 30 लाख कहीं पर शिफ्ट करना है, बिहार में आपको चुनाव हो रहा है, बिहार में उन्हीं लोगों को सेट करना है, या यूपी के लोगों को सेट करना है, तो वही डेटा उठा करके वहां कॉपी पेस्ट हो जाएगा। संबंधित जो घर होंगे उन संबंधित घर उन सेलेक्ट करते हैं, और उस घरों में इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर, बीएलओ वगैरह इनके खुद के होते हैं, और वो लोग अपने हिसाब से सेट कर देंगे। जहां घर नहीं होगा वहां वोटर लिस्ट बनेगी, जहां कोई व्यक्ति नहीं होगा, निर्जीव टाइप का होगा, अर्थात वहां कोई रहने वाला नहीं होगा, वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों की संख्या जोड़ दी जाएगी, यह क्रम होता है। अब इस सवाल के साथ में जब ये डेटा हमें मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा जिसकी राहुल जी या अखिलेश यादव जी या भारत देश का पूरा प्रतिपक्ष, पूरा भारत देश की जनता मांग रही है, वो डेटा मिलने से जैसे हम उस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे, सर्च करेंगे कि प्रज्ञा का कहां कहां, प्रज्ञा मिश्रा की वोटर लिस्ट में नाम कहां कहां है, तो वो सीधा एक मेरा साथ में बायोग पूरा का पूरा एक्सपोज हो जाएगा। पूरा पूरा एक्सपोज हो जाएगा। इसीलिए चाहिए। अब ये करते क्या है कि मान लीजिए आपने, मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में है पन्ना से, तो पन्ना जिला की ये वोटर लिस्ट पूरी फिजिकल दे देंगे। कौन ढूंढेगा इतना फिजिकल वोटर लिस्ट में, सही किसी के बात पास टाइम नहीं है, और कोई क्लैरिफाइड कर भी नहीं पाएगा। अलग अलग जिलों का अलग अलग होगा, कौन डाउनलोड करेगा। तो वो पूरा डेटा जब आ जाएगा, पूरा टोटल का टोटल, तो वो पूरा टोटल डेटा में हमारी वोटर लिस्ट मध्य प्रदेश में रीवा बस में है, कि दिल्ली में भी है, कि बिहार में भी अच्छा है, कि नरेंद्र यूपी जी, में भी है। हमारा लोकतांत्रिक देश है, आप लोग तो सब करेक्ट। संविधान के पुजारी हो, संविधान के मंदिर में रहते हो, ये बताइए, इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, उसको दिक्कत क्या है डिजिटल डेटा देने में? भाई इतने सवाल खड़े हो रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में हैं, आप दलीलें रखते हैं, योगेंद्र यादव, कपिल सिब्बल जब अपनी बात रख रहे हैं, तर्क रख रहे हैं, योगेंद्र यादव जब साक्ष्यों को सुप्रीम कोर्ट में लेकर आ रहे हैं, तो चुनाव आयोग के लोग कह रहे हैं कि ये क्या नाटक चल रहा है। तो आप क्यों नहीं डिजिटल डेटा दे देते हो भैया? आपको प्रॉब्लम क्या है? मेरा सवाल यही है कि इतना घबरा किस बात से रहे हैं? एक्सपोज होने का डर है या फिर किस बात का डर है? देखिए प्रज्ञा जी, मैं आपको एक बड़ा छोटे से उदाहरण से समझा देना चाहता हूं, देश की जनता को भी समझ में आना चाहिए। भारत देश में केशवानंद भारती का जजमेंट आया, उस जजमेंट हाँ में कहा गया कि भारत देश का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको कोई भी पार्टी कितने फुल मेजोरिटी में लोकसभा में आए, राज्यसभा में आए, वो कभी भी बदल नहीं सकती, नहीं तो सरकारें अपने मनमाना कुछ भी कर जी सकती। बिल्कुल। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया, भारत देश की जुडिशरी जो सुप्रीमो रहेगी, भारत देश में प्रेसिडेंट रहेगा, भारत देश जी में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रहेगी, भारत देश में यूपीएससी रहेगी, भारत देश में और जो इस तरह की संस्थाएं हैं
जैसे कि आपने देखा होगा कैग ऑडिटर ऑफिसर होता है, इसके साथ में और विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं इंस्टीट्यूशन नेशनल लेवल की वो बनी रहेंगी। कोई भी सरकार आए, कोई भी आए, उसको हटा नहीं सकती है, और हटाएंगी तो पार्लियामेंट का जो इम्पीचमेंट है और प्रेसिडेंट के थ्रू होगा। ठीक, इस पॉइंट से क्लियर। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ जो वर्तमान में है, वो कहीं न कहीं पर वर्तमान जो सरकार है उस सरकार से जुड़ करके आ रहा है, पूरा सबको बाईपास करके आ रहा है, पूरा सब चीजों को मैनेज करके आ रहा है, अपने पद को यहां तक कि हमें किस लेवल पर किसी सरकार को, संस्था को फायदा पहुंचाना है, यहां तक की आ रहा है। मुझे लगता है ये जो सारी चीजें आज बढ़ी, और शायद ये कम हो सकती थी जब हम लोग लोकसभा के चुनाव के समय पर बड़ी बड़ी पिटिशनों के साथ में उतर रहे थे, ये सारी चीजें उस समय पर साथ में होती तो मुझे लगता है कि 25-30 सीटों का ही हेरफेर हुआ है, और ये वो चीजें होती तो आज सरकारें कुछ और हो सकती थी, और जी आपके सामने परिदृश्य भी किसी और चीज का होता। तो जी। इलेक्शन कमीशन यहां पूरी तरीके से फंस चुका है, क्योंकि ये हम्म। संवैधानिक संस्था है, क्योंकि ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में संस्था है, क्योंकि ये केशवानंद भारती जैसे बड़े बड़े जजमेंटों में अब ये हर जगह एफिडेविट दे चुके हैं अपना कि हम जो देते हैं सही कर रहे हैं, तो सही कर रहे हैं तो कहां सही है, अब आप दिखाइए इसको। अब सही ये बात। पहली बार राहुल जी ने पकड़ लिया है। अभी तो सिर्फ एक लोकसभा का है प्रज्ञा जी, मैं आपके आज चैनल के बोले हैं माध्यम कि से बोल रहा पिक्चर हूं। अभी बाकी है। करेक्ट, हर लोकसभा का हो रहा है, मैं आपके हम्म। चैनल के माध्यम से पूरे देश को बता रहा हूं, क्योंकि हम लोग तो लीगल सेल है पूरा पूरा भारत देश का हम लोगों के पास। मैं आपके हम्म। माध्यम से पूरे एक एक जिले का हो रहा है। ये इलेक्शन अच्छा। कमीशन ऑफ इंडिया आप देख लेना, ये भागता हुआ ना घूमे तो मैं क्या बताऊं, आपके चैनल के मैं माध्यम से बोल रहा हूं, पूरे एक एक चीजों का डेटा आएगा। एक हम्म। एक आप देखिए, एक लोकसभा की वजह से पूरा देश में हाहाकार मचा हुआ है। हम्म। 545 लोकसभा सीटें हैं भारत देश में लगभग। आप देखेंगे 400-500, आपके 400 के आसपास यूपी में विधानसभा, एमपी में 230 है, आप देखेंगे बिहार में हो रही है, इतनी सारी लोग विधानसभा सीटें हैं, पूरे बड़े लेवल पर हो रहा है, और एक एक डेटा वेरीफाइड किया जा रहा है। अब इसमें हम्म। मध्य प्रदेश का उदाहरण भी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। जैसा कि आपके बिहार में हुआ है, वैसे एमपी में भी हुआ है, बड़ा बड़ा जी। जो है, एक एक घरों में 100-100 वोटर पाए जा रहे हैं। कहां से हो रहा है? हम्म। 1996 पते पर ऐसे डिजाइन किया गया है कि 500 से 100 वोटर एक ही घर में दर्ज है। बताइए कैसे संभव ये सारी चीजें पूरे भारत देश में है। बेंगलुरु का उदाहरण, एक उदाहरण पेश किया गया है, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, राजस्थान का, आप देखेंगे हरियाणा का, और इसके साथ महाराष्ट्र का, जहां पर जो आप लोग मीडिया चैनल वाले प्रॉपर तरीके से दिखा रहे थे कि हाँ इस सरकार बनेगी, तो वहां पर सरकारें दूसरी बनी और उल्टा हुआ, और उल्टा का यही सब प्रक्रम था। और इस प्रक्रम की ये प्रक्रिया में अब ये लास्ट कंक्लूजन ये है कि इलेक्शन कमीशन यदि नहीं देता है तो सुप्रीम कोर्ट खड़ा है, सुप्रीम कोर्ट 1 मिनट में डिजिटल डेटा दिलाएगा। यह भी मैं आपसे कह रहा हूं, तो इज्जत इसमें है इलेक्शन कमीशन ऑफ तो ये इंडिया की उम्मीद है कि कि डिजिटल डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा विपक्ष को जिस तरीके से करेक्ट, ये हमारा राइट है। दिखाई जा। ओके। अरे ये मेरा राइट है, ये कौन छीन सकता है? ये सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट तो हमें कोई वैसा आपके एहसान राइट नहीं के ऊपर करेगी। तो कानून ले आते हैं ना, अब तो नहीं कानून बड़ा कानून, हो गया है, ये तो अपने नियम बनाने लगे हैं ना, तो नहीं नियम भी बदल कानून देते ले हैं। आए, नियम बनाए, सब करें, पर कुछ चीजों पर आप कुछ भी संशोधन नहीं कर सकते हो। अब उसमें जो है तो चलिए। 1960, ठीक है, तो हम्म। इसमें इन चीजों के साथ में ये संशोधन नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट भी डायरेक्शन देगा, और पार्लियामेंट में जमीन तक आप जैसे आवाज उठाएंगे, और बड़े हमारे जो राहुल जी, अखिलेश जी जैसे बड़े बड़े नेता जो भारत देश के हैं, सब लोग इसकी आवाज और दहलीज पर लेके आएंगे। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू। नरेंद्र जी, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि हर किसी तक ये इम्पोर्टेंट बात, ये इम्पोर्टेंट मैसेज पहुंचता रहे। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।